नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और हम बात करने वाले हैं आज भाग 17 की। और इस भाग 17 में हम सीखेंगे एक्टिव लिसनिंग के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे कम्युनिकेशन की साइकिल के बारे में। संचार का जो एक पूरा चक्र है, इस चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के 17th पार्ट की। जब मैं बात कर रहा हूं एक्टिव लिसनिंग की, तो एक्टिव लिसनिंग पर पहले भी हम लोग कई बार गहराई से चर्चा कर चुके हैं। आपने पिछले भागों में देखा होगा कि मैंने आपको एक्टिव लिसनिंग की महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, क्योंकि सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, उतना ही जरूरी है सुनना भी। जब आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन एक्टिव लिसनिंग या प्रभावी तरीके से सुनने की जो कला है, उसमें आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जब कभी भी आप किसी को सुन रहे हैं, 1 to 1 बात चल रही है आमने सामने, या आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और कोई स्पीकर है, एक वक्ता जो स्टेज से आपको संबोधित कर रहा है, आपको और बहुत सारे दर्शक गणों को, ऐसी स्थिति में आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको एक आई कांटेक्ट बना के, नजरें बिल्कुल मिला के आप ये जता सकते हैं कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। तो कोशिश करिए वक्ता के साथ नजरों का संपर्क आप बनाए रखें। इससे उसे एहसास होगा कि आप उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये अपने आप में एक एनकरेजमेंट है, एक प्रोत्साहन है उस वक्ता के लिए भी कि आप उसे सुन रहे हैं, और वो बहुत जोश से और ईमानदारी से फिर आपको आगे की बातें बताता रहेगा। जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप गर्दन को हां में हिला सकते हैं, चेहरे के हाव भाव से जाहिर कर सकते हैं कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका पूरा ध्यान वक्ता की बातों में है। तो एक अच्छा श्रोता होने की निशानी है कि वो स्पीकर को, वक्ता को यह बताए कि मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान रखे हुए हूं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमसे और बेहतर तरीके से बात करता रहे। जब बात चल रही है एक्टिव लिसनिंग की, तो वक्ता की बातचीत में जो भी मुख्य बिंदु हैं, जब आपको समय मिले बोलने का, तो उस समय पे उन मुख्य बिंदुओं को आप उठा सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए एक वक्ता के तौर पे मैंने आपको कुछ समझाया कि जब आप अपनी बेसिक चीजें, मूलभूत चीजों को अच्छा करेंगे तभी परिणाम अच्छे होंगे। और मैंने इस बात को बोला, जब रूट अच्छी होगी, मतलब जड़ अच्छी होगी, तभी तो फ्रूट अच्छा होगा, मतलब फल अच्छा होगा। अब जब आपको मौका मिले ये बताने का कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, तो आप कह सकते हैं, सर वो आपने रूट और फ्रूट वाली जो बात बोली थी ना, वो बहुत मजेदार थी। अब इससे मुझे एहसास हो गया कि आप मेरी बात को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो कोशिश करिए वक्ता के मुख्य बिंदुओं का आप पुनर्प्रस्तुतिकरण करें, संक्षेप में करिए, लेकिन आप उसे जब जरूरत हो तो इस तरीके से बता सकते हैं कि मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना है। आगे हम बात कर रहे हैं एक्टिव लिसनिंग में, वक्ता को जब वो बात कर रहा हो तब डिस्टर्ब मत करिए। आपके मन में अगर कोई सवाल भी आ रहा हो तो इंतजार करिए। आप उसी क्षण अगर कोई प्रतिक्रिया देने की इच्छा भी रखते हो तो भी आपको इंतजार करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों में इच्छा होती है बीच बीच में, सर 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 मुझे ये बोलना है, सर इसका मतलब क्या है। इस तरीके से जब हम करते हैं तो जो स्पीकर है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको बाधित कर रहे हैं, और फिर उसका फ्लो टूट जाएगा। जो एक बहाव है, जानकारी जो आपकी तरफ आनी है, उस जानकारी का बहाव टूट जाएगा, और इससे आपका जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रभावित होगा। तो कोशिश करिए, आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बीच में, तो उचित समय का इंतजार करें। एक्टिव लिसनिंग में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने बात को सुना, लेकिन आपने उसको पूर्ण रूप से समझा कि नहीं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। और यह अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपने जो समझा वो सही समझा, तो स्पष्टीकरण करने वाले सवाल पूछें। आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। आप पूछें, सर आपने जो कहा था उसका यही मतलब था, मैं ये समझा, क्या मैं सही समझा। मौका मिले तो आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल से ये पूर्ण रूप से कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपने जो जानकारी हासिल की है और जो वक्ता ने आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल मैच करती है, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बिल्कुल एक जैसी हैं। वक्ता की भावनाओं और अनुभवों को पुष्टि करने के लिए प्रतिक्रिया और मान्यता प्रदान करें। मैंने कई बार समझाया, फीडबैक देना जो है, जो आप प्रतिक्रिया देते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय पे फीडबैक दें, बीच में उसे डिस्टर्ब ना करें, और उसकी बात अगर आपको अच्छी लगे तो बताएं कि सर आपकी बात बहुत कमाल की थी। इस तरह से आपने उसको एक मान्यता दी, आपने उसको बताया कि जो कुछ भी उसने समझाया आपको समझ में आया और अच्छा भी लगा। और यही एक अच्छे श्रोता का धर्म है। जब बात चल रही है एक्टिव लिसनिंग की, तो निर्णय या निष्कर्ष पर निर्णय न करें। बात को गौर से सुनिए, निर्णय या निष्कर्ष पर निर्णय न करें। कोई भी बात जब वक्ता समझाता है और फाइनली अंत में एक कंक्लूजन आता है, सारी बात का एक सार निकलता है, उसने कहा कि भाई इस सारी जानकारी से हम ये चीज बताना चाहते हैं आपको, तो आप उसको जज मत करिए, उस पर ज्यादा सोच विचार मत करिए। आपका काम सुनना है, आपका काम जो है सुनकर उस जानकारी को अपने अंदर समाहित करना है। आपको कभी कभी कुछ बातें सही ना भी लगे तो जरूरी नहीं है कि आप बीच में बोलें या अपना कोई निर्णय दें। समय मिलने पर उचित तरीके से नकारात्मक प्रतिक्रिया को भी, हमेशा बोलता हूं सकारात्मक तरीके से देना चाहिए, पर बहुत जल्दी किसी निर्णय पर मत कूदिए। सुनने का काम आपका है तो खुले मन से सुने और खुले मन से सामने बैठें। अगर आप दर्शक दीर्घा में बैठे हैं तो वक्ता की भावनाओं और ध्वनि का अवलोकन करें और प्रतिक्रिया दें। जब भी वो कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसके साथ, बात के साथ उस वक्ता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसकी ध्वनि जब कभी भी ऊपर नीचे होती है तो उस समय आप उचित प्रतिक्रिया दें। जब उसने कोई जोश की बात की तो आपकी भी उचित प्रतिक्रिया निकल के आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो जब आप सही प्रतिक्रिया देंगे तभी माना जाएगा कि आप बात को ढंग से सुन रहे हैं। और जब आप सुनने की कला अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, उसका निर्माण कर लेंगे, तो आप, एक समय आएगा जब एक अच्छे वक्ता भी बनेंगे। अच्छे श्रोता हैं तो एक अच्छे वक्ता भी आप जरूर बनेंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला ने इतनी कोई खास बात नहीं बोली, इतना अच्छा नहीं बोला, तो बस एक छोटा सा काम करके देखिए और आपको सारी जो आपके दिमाग में जो भी कहानी चल रही है वो क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, वक्ता की जगह खुद को रख के देखिए, सोच के देखिए कि अगर आप स्टेज पे खड़े हो और आपको इतने सारे लोगों को एक साथ संबोधित करना हो तो आप कैसे करेंगे। क्या आप 2 घंटे तक लगातार बोल पाएंगे? क्या आप इतनी सारी जानकारी को अपने दिमाग में याद रखते हुए एक सिलसिलेवार तरीके से सबको उसको बता पाएंगे, समझा पाएंगे? वो कहते हैं ना, दूसरे के जूते में जब पैर डाला जाता है तभी एहसास होता है कि उसके जूते में कांटा कहां लगा हुआ है। तो जब कभी भी आपके मन में यह संशय आए कि इतना अच्छा वक्ता नहीं है, मैंने तो 2 घंटे का समय यहां खराब कर दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, उसकी जगह पर जाकर खुद को रखना है और अपने आप आपको उसके प्रति एक सहानुभूति का भाव डेवलप हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जब भी अपनी प्रतिक्रिया देने की बात हो तो प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन जब वक्ता बोल रहा है, जब स्पीकर बोल रहा है, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने पर ध्यान देना है। प्रतिक्रिया देने का एक उचित समय आएगा और अगर आप प्रतिक्रिया के लिए दिमाग में बातें बनाने लगेंगे तो उस समय आपका फोकस, आपका ध्यान सुनने से हट जाएगा, फिर आपको जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन के एक खास हिस्से के बारे में जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल मतलब जब आपका संचार हो रहा है, एक पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से हिस्से हैं। और सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं सेंडर, इसको हम कह सकते हैं प्रेषक। अब आप सोचिए, जब भी बातचीत होती है, अब आपको कोई संदेश किसी तक पहुंचाना है तो बातचीत करने का, संदेश पहुंचाने के कई सारे तरीके हैं। आप टेलीफोन पे, मोबाइल पे किसी को संदेश देते हैं बात करके, आमने सामने बात करते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिख के व्हाट्सएप पे आप उसको एक संदेश पहुंचाते हैं, आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसको संदेश पहुंचा सकते हैं, एक वीडियो नोट बना सकते हैं, एक वीडियो बनाया और उसको भेज दिया। संदेश भेजने के ईमेल भी तो एक तरीका है, कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस संदेश की शुरुआत जो करता है, उस कम्युनिकेशन की, उस पूरे संचार की शुरुआत जिसने की, उसी को हम बोलते हैं सेंडर या प्रेषक। ये वो व्यक्ति है जिससे संदेश की शुरुआत होती है, यह आरंभ करता है संदेश को। आपका जो सेंडर है ये वो व्यक्ति है खास तौर से जिसके दिमाग में कोई विचार आया, इसने उस विचार को एक प्रोसेस में डाला, एक ऐसे हिस्से में डाला जहां विचारों को संदेश के तौर पे आगे भेजा। मैं विचार तो नहीं भेज सकता आपके पास,
मुझे अब उस विचार को एनकोड करना है, मतलब उसको परिवर्तित करना है एक ऐसी चीज में जिसे संदेश बना के आप तक पहुंचाया जा सके। क्या करूंगा? अपने विचारों को लिख लूंगा, अपने विचारों को रिकॉर्ड कर लूंगा, ऑडियो बना लूंगा इसका, अपने विचारों को ईमेल में लिखकर भेजूंगा, पत्र में, टेक्स्ट में लिखकर भेजूंगा। तो किसी भी तरीके से या बातचीत में, शब्दों में उसको ढालूंगा अपने विचारों को। जब आप मेरे सामने खड़े होंगे, बिल्कुल सम्मुख खड़े होंगे, ऐसी स्थिति में जो भी मेरे दिमाग में जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, वो पहले विचार थे, फिर उसको संदेश बनाऊंगा। तो जो भी प्रेषक है, सेंडर, वो अपने विचारों को या जो भी सूचना वो देना चाहता है एक संदेश में एनकोड करता है। तो विचारों को संदेश में बदलने की प्रक्रिया जो है वो एनकोडिंग कहलाती है। और ये वो संदेश है जिसे वो किसको पहुंचाना चाहता है? आपको। आप मतलब कौन? प्राप्तकर्ता को। तो समझ गए सेंडर कौन है और वो क्या करता है? वो अपने विचारों को एनकोड करता है, अपने विचारों को तब्दील करता है एक संदेश के अंदर। फिर बात आती है संदेश की। मैसेज, विचार मैसेज बन चुके हैं। तो संदेश वो सूचना या विषय वस्तु है जिसे आपका सेंडर, प्रेषक जो है वो भेजना चाहता है, संप्रेषित करना चाहता है, आगे पब्लिश करना चाहता है। इसे मौखिक, अशाब्दिक तरीके से भी, अब आप सोचिए, मैं सिर्फ आंखें दिखा के भी अपना विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें मैंने आपको दिखाई गुस्से में और आप सामने खड़े हुए हैं, या मैंने एक ऐसा गुस्से वाला फोटो खींच के आपको भेजा, तो आपको पता चल गया कि मैंने आपको जो संदेश देना चाहता था वो मेरी नाराजगी है, मेरा गुस्सा है। कभी कभी आपने व्हाट्सएप में यूज किया होगा, वो इमोजीज मैंने आपको बताई थी, वो एक गुस्से वाली इमोजी आती है ना जो लाल रंग की होती है। तो जब हम जवाब में, हमें कोई बात किसी ने लिखी अच्छी नहीं लगी, तो जवाब में क्या किया? वो एक इमोजी भेज दी। तो वो जो इमोजी है वो भी अपने आप में अशाब्दिक संदेश है जो आप किसी को देना चाहते हैं। यह लिखित तौर पर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, एक दृश्य हो सकता है, ऑडियो नोट हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है। तो जो संदेश है ये अपने आप में कई तरीके से किसी को भी भेजा जा सकता है। जब बात चल रही है एनकोडिंग की, मैंने अभी अभी आपको समझाया था, एनकोडिंग से सीधा सीधा तात्पर्य है प्रेषक के विचारों या जो भी वो सोच रहा है, जो भी उसके पास जानकारी है, उसको एक ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसको संदेश के माध्यम से भेजा, मतलब एक संदेश बना और फिर आगे कोई माध्यम होगा, फोन होगा, ईमेल होगा, कंप्यूटर होगा, एक पत्र होगा, लिखकर भेजा जा सके। तो एक माध्यम बनेगा, लेकिन उसके पहले एक संदेश तैयार होगा और विचार से जो संदेश बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। इसमें शब्दों, इशारों, प्रतीकों या संचार के अन्य साधनों का चयन करना शामिल हो सकता है। जब कभी भी हम एनकोडिंग करते हैं, हम मान लीजिए इसको ना, जैसे कुरियर करते हैं ना, तो आपने कुरियर के लिए एक सामान को, मान लीजिए मुझे ये पेन किसी को कुरियर करना है, आप ही को कुरियर करना है, तो आपका एड्रेस होना चाहिए। लेकिन कुरियर करने से पहले मैं इसको पैक करूंगा और फिर इसको भेजूंगा, तो वो भेजना, संदेश को भेजना हो गया, एक माध्यम हो गया, कुरियर वाला आपके पास आएगा। फिर आप इसको खोलेंगे तो जो मैंने पैक किया उसको बोलेंगे एनकोडिंग, और जब आप खोलेंगे इसको तो उसको बोलेंगे डिकोडिंग। ये एक सिर्फ उदाहरण है और मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं एनकोडिंग किसको कहते हैं। अंतिम बार बताऊंगा, विचारों को संदेश में आप किस रूप में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं। फिर आता है चैनल। मैसेज तैयार हो गया, संदेश बन गया, एनकोडिंग हो गई विचारों की एक संदेश के अंदर। फिर उसको भेजना भी तो है, उसको भेजना किस माध्यम से है, वही माध्यम कहलाता है चैनल। चैनल वो माध्यम है जिसके द्वारा आप संदेश प्रेषक तक, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जाता है। वो संदेश जो है प्रेषक ने प्राप्तकर्ता को, आप तक मैंने भेजा, तो मैं हूं प्रेषक, आप हैं प्राप्तकर्ता। मैंने एनकोडिंग की, मेरे विचारों को संदेश में बदला, अब मैं आप तक भेज रहा हूं। अब जा कैसे रहा है? फोन के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, फोन करके भेज रहा हूं आपको। इस तरीके से जब वो आप तक पहुंच रहा है तो मैंने एक माध्यम का चुनाव किया, उसी माध्यम को हम बोलते हैं चैनल। जब चैनल की बात आ रही है तो चैनल में आप आमने सामने जो बात करते हैं ना, वो भी अपने आप में एक 1-to-1 चैनल है। आप टेलीफोन कॉल पे बात कर सकते हैं, आप ईमेल के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक या एक से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश भेज सकते हैं, वो भी एक माध्यम है, एक चैनल है। कोई लिखित दस्तावेज भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम तरीके
वो तरीका हो गया। सिंपल सी बात बोलूं तो एक तरीका जिससे मेरा संदेश आप तक पहुंचे, उसी को हम बोला करते हैं चैनल। चैनल के बाद बात आती है डिकोडिंग की। जैसा मैंने आपको बताया था, डिकोडिंग क्या है? मेरे विचार मैंने संदेश में बदले, अब संदेश मैंने एक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब जब वो आपने संदेश पढ़ा तो उसको पढ़ के आपके मन में विचार आएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, आप उसको समझेंगे। तो वो जो संदेश है उसको फिर से विचारों में बदल दिया गया। शुरुआत कहां से हुई थी? प्रेषक ने विचारों को संदेश में बदला और प्राप्तकर्ता ने उस संदेश को फिर से विचारों में बदला। इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो डिकोडिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता, जो प्रेषक ने जो भी संदेश भेजा था, उसकी व्याख्या कर लेता है, अपने दिमाग में समझ लेता है। समझ में आ गया आपको भी? डिकोडिंग हो गई क्या आपकी? चलिए, प्राप्तकर्ता एनकोड किए गए संदेश को, मैंने एनकोड किया था, आपको भेजा, आप प्राप्त करता है उस एनकोडेड मैसेज को उसके मूल रूप में वापस अनुवाद करता है ताकि उसका एक सही अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, अब बात चलती है रिसीवर की। कौन है रिसीवर? अरे भाई, आप हो ना रिसीवर, प्राप्तकर्ता। तो जो प्राप्तकर्ता है वो व्यक्ति या जो श्रोता है, जब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो आप तब भी तो रिसीविंग एंड पर हैं, लिसनर हैं, ऑब्जर्वर हैं। तो आप ही को कहा जाता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ये वो लोग हैं जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करते हैं और उसको डिकोड करते हैं। फिर बात आती है फीडबैक की, प्रतिक्रिया देने की। फीडबैक कौन देगा? मैं तो फीडबैक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो प्रेषक हूं, मैं तो आपको संदेश दूंगा। फिर संदेश प्राप्त करने के बाद आपको क्या समझ में आया उसके अनुसार आप मुझे फीडबैक देंगे। तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक के संदेश पर दी गई प्रतिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं फीडबैक। और यहां पे जब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं तो यह इंगित करता है कि संदेश को इच्छित रूप में समझा गया या नहीं। अब आप मुझे कोई भी फीडबैक या प्रतिक्रिया कब दे पाएंगे? जब आपको मेरा मैसेज समझ में आएगा। अगर आपकी प्रतिक्रिया मेरे संदेश से अलग है, उससे उसके आसपास ही नहीं है, बात में जुड़ाव नहीं है, तो इसका मतलब आपको मेरा संदेश समझ में ही नहीं आया। तो सही प्रतिक्रिया देने से यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को सही तरीके से डिकोड किया, समझा। समझ गए आप? फिर बात करते हैं नॉइज की। नॉइज मतलब शोर। अब शोर जो है ये दो तरह के होते हैं। आमतौर पे जब आसपास कोई भीड़ बड़ा इलाका है, या ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई स्पीकर है स्टेज से बात कर रहा है और थोड़ा सा लोगों को मजा नहीं आ रहा तो वो आपस में बात करने लग जाते हैं, तो गुनगुन 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 शोर शुरू हो जाता है। इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो वो जो प्राप्तकर्ता आप जो थे उन्होंने शोर किया, और जो वक्ता जो था, जिसने बोला, स्पीकर जो प्रेषक था, जो संदेश भेज रहा था, इसको अब बाधा महसूस हो रही है, उसको एहसास हो रहा है कि लोग सुन नहीं रहे हैं, शोर हो रहा है। कभी कभी आप शोर नहीं करते पर आस पड़ोस से ऐसा शोर होने लग जाता है जिसकी वजह से दोनों के बीच में, जो स्पीकर है और जो श्रोता है जो कि आप हैं, इन दोनों के बीच में संदेश जो जा रहा था, जो मैसेज हम देना चाह रहे थे, वो सही तरीके से नहीं जाता। लेकिन इससे अलग भी एक शोर होता है, वो होता है अंदर का शोर। तो अभी अगर मैं जिस शोर की बात कर रहा हूं वो आमतौर पर तो हम किसी बाहरी शोर की बात करते हैं। ये एक हस्तक्षेप है जो अपने आप में विकृति को दिखा रहा है, किसी चीज की गड़बड़ को दिखा रहा है, किसी चीज को खराब होने को दिखा रहा है, और ये संचार की प्रक्रिया को बाधित करता है। जो भी संचार की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है उसको हम शोर बोल देते हैं। ये इनर वॉइस भी हो सकती है, आपके अंदर की बात, आपका ध्यान कहीं और है, आपके मन में कुछ और चल रहा है। अब आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, तो ये अंदरूनी शोर भी हो सकता है। शोर बाहरी भी होता है, जैसे पर्यावरणीय विकर्षण, आसपास का शोर शराबा, और आंतरिक भी हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या गलतफहमियां। आपके मन में चल रहा है कि ये जो बोल रहा है तो मुझे पहले से पता है, या ये जो बोल रहा है ये बात तो गलत बोल रहा है, मैं तो इसकी दूसरी बात को ज्यादा सही मानता हूं। तो ये जो आपके अंदर चल रहा है, पूर्वाग्रह है, आपके अंदर कोई गलतफहमी है, आपके अंदर कोई पहले से बातचीत चल रही है खुद से ही, इसको भी शोर की तरह ही परिभाषित किया जाएगा। फिर बात करने वाले हैं हम कंटेक्स्ट की। बात चल रही है कम्युनिकेशन साइकिल की, तो इस पूरी साइकिल का एक हिस्सा है कंटेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं संदर्भ। संदर्भ का मतलब है बात जिस बारे में की जा रही है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसके होने के पीछे का उद्देश्य, ये सब कुछ संदर्भ का हिस्सा है। तो संदर्भ से तात्पर्य है वो परिस्थितियां या स्थितियां जिसमें संचार होता है।
समझ गए आप मेरी बात? जब कंटेक्स्ट की बात चलती है तो इसमें भौतिक वातावरण भी आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड भी आते हैं, संबंधों की गतिशीलता और प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार का इतिहास। आपके और मेरे बीच में पुरानी बातचीत कैसे चलती थी, यह भी अपने आप में, अगर आप और मैं जब भी मिलते हैं और नाराज रहते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, तो जब भी हम अगली बार मिलेंगे तो वो पुराना संदर्भ जो है ना, रेफरेंस, वो काम आएगा और हमारे आज के संचार को भी प्रभावित करेगा। फीडबैक लूप, ये बड़ी मजेदार चीज है। देखिए, जो प्रतिक्रिया देने के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया एक ही बार दी जाती है? मैंने आपको कुछ समझाया, जैसे एक शिक्षक है और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक कोई भी विषय पढ़ा रहा है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, और जब वो पढ़ाते हैं और बच्चों को कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें नहीं भी समझ में आती हैं। समझ में आ गई तो भी वो गर्दन हिला के यस सर बोल के प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं समझ में आई तो वो उचित सवाल पूछते हैं और उस सवाल के द्वारा अपनी जानकारी की पुष्टि करते हैं। लेकिन क्या ये एक ही बार होता है? इसी तरीके से अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और आप इस बात को समझ तो गए, लेकिन उसमें आपको कोई ना कोई शंका है, तो आप मुझसे पूछेंगे दोबारा, आप प्रतिक्रिया देंगे, सर ये बात समझ नहीं आई, फिर मैं उस पर फिर से बोलूंगा, फिर आप मुझे बताएंगे हाँ आप समझ में आ गई, या आप कोई अगला सवाल करेंगे। समझ गए? ये एक लूप है, एक चक्र है पूरा का पूरा, और इसी को बोलते हैं फीडबैक लूप। इसको समझिए, संचार चक्र जिसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटिशन होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें अक्सर संदेश भेजने वाला मैं हूं, प्राप्त करने वाला आप हैं, कई दौर शामिल होते हैं इसमें, एक के बाद एक, और एक बार प्रतिक्रिया दी तो वो एक ही बार है, लेकिन बार बार आपने दी, फिर मैंने उसको समझा, फिर मैंने वापस बताया, फिर आपने मुझे बताया, इसको हम बोलते हैं फीडबैक लूप। अब फीडबैक लूप क्यों आवश्यक है यह समझिए। जब हम बार बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैंने कुछ समझाया, आपने समझा, फिर आपने अपना जो भी आपके मन में सवाल आया वो सवाल पूछा, मुझे एक फीडबैक दिया, मुझे एक प्रतिक्रिया दी, फिर मैंने उसके बारे में आपको वापस समझाया, फिर आपने मुझसे एक बार और समझाया, तो ये 2-4 बार जो बार बार कार्रवाई चल रही है, जिसमें मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूं कि आपको शंका थी, अब मैंने जो बताया, क्या उसके बाद भी आपको शंका है या बात क्लियर हो गई, इसी को फीडबैक लूप कहते हैं। और इससे सबसे पहले तो जो भी जानकारी है उसका स्पष्टीकरण होता है, उसकी पुष्टि होती है, उसका समायोजन होता है। समायोजन से सीधा सीधा मतलब है एक ऐसी स्थिति आती है जब हम कह सकते हैं कि अब हमारी जो बातचीत थी, जो संचार था, वो अर्थपूर्ण हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी कभी बातचीत होती है वो कई माध्यम से हो सकती है, आमने सामने हो सकती है, ईमेल, टेक्स्ट, जो आप इमेज भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो नोट, इन सभी चीजों को जब हम एक संदेश के तौर पर एक माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कम्युनिकेशन साइकिल और एक्टिव लिसनिंग में ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है एक श्रोता के तौर पे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के भाग 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद।